हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी हम यूकेपीसीएस मेंस का जो 2016 में जो पेपर 7 का मैथ्स के क्वेश्चन है उसको कर रहे हैं। और उसी क्रम में ये आज जो हम कर रहे हैं जो सेक्शन 3 है, ये इसमें जो 4 क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से आपको 3 करने हैं और एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 8 मार्क्स का है। ईच क्वेश्चन कैरी 8 मार्क्स। तो कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर दिया, सही तरीके से सॉल्व कर दिया तो 8 में 8 आप पा जाएंगे बहुत आसानी से। और ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको लगेगा कि 120 नंबर का आपने अगर आपको पता चल जाएगा कि मैंने इतना का सही करके आया है, तो इसमें बहुत आराम से आप ये पता कर सकते हैं कि कितना मार्क्स इस पेपर में आपको आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभी हम 3 क्वेश्चन लिए हैं, इस पर एक क्वेश्चन और लेंगे सेक्शन 3 का। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए कि 60 विद्यार्थियों का एक समूह में 25 विद्यार्थी जो है क्रिकेट खेलता है। टोटल जो स्टूडेंट है वो 60 है, ठीक है। उसमें से 25 जो स्टूडेंट है वो क्रिकेट खेलता है, 30 विद्यार्थी फुटबॉल खेलता है, 30 जो है फुटबॉल खेलता है और 24 जो है आपको हॉकी खेलता है। जबकि 10 जो है 10 स्टूडेंट दिया हुआ है जो विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों, यानी 10 स्टूडेंट जो है क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलता है, 9 जो है क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलता है और 12 जो है हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलता है, ठीक है। तथा 5 विद्यार्थी जो है तीनों खेल खेलता है। 5 जो है जो हॉकी भी खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है, ठीक। तो हमें देखिए दिया हुआ किस तरीके से सॉल्व करना है। इसका तरीका 2 तरीका होता है, एक तो फार्मूला मेथड होता है, एक तो वेन डायग्राम मेथड। इसमें दिया हुआ है कि वेन डायग्राम के उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए कि कितना विद्यार्थी केवल एक ही खेल खेलेगा। केवल एक ही क्या मतलब, केवल या तो क्रिकेट खेलेगा, केवल हॉकी, केवल फुटबॉल, उन तीनों को ऐड करके जो नंबर आएगा वही उत्तर होगा हमारा। क्योंकि ये पता ये करना है कि कितने विद्यार्थी केवल एक ओनली वन गेम खेलता है। ओनली वन मतलब तीनों मिला के, यानी केवल क्रिकेट कितना खेलता है, केवल हॉकी कितना खेलता है और केवल फुटबॉल कितना खेलता है। जब तीनों हम निकाल लेंगे और तीनों को जो ऐड कर देंगे वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें पहले हमें वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वेन डायग्राम 3 बनाना पड़ेगा, आपको पता है कि 3 वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखिए पहला क्या है, ऐसे मान लीजिए, ऐसे हो गया पहला, एक ये हो गया, एक दूसरा कलर से बना लेते, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा बाद में। ये हो गया आपका दूसरा, ठीक। और एक और बनाना है, वो हो गया ये वाला जो हो गया, वो हो गया आपका तीसरा, ठीक है। वेन डायग्राम हो गया, थोड़ा सा राउंड नहीं है वो आप कंप्रोमाइज़ कर लेंगे उसमें। अब देखिए ये जो पहला वाला जो मान लेते हैं हम, ये जो है ये क्रिकेट का है, ये क्रिकेट वाला है, ये ब्लू वाला, ये जो है आपका फुटबॉल वाला है, ठीक। और ये जो है आपका हॉकी वाला है। मतलब ये जो डायग्राम है, ये जो ग्राउंड है, गोला है, वो क्रिकेट खेलने वालों का है, ये जो है फुटबॉल वालों का है और ये जो है हॉकी वालों का है, ठीक है। अब देखिए, अब दिया हुआ कि 60 कुल स्टूडेंट कितना है, कुल छात्र जो हैं वो हमें दिया हुआ है। कुल जो छात्र हैं, कुल मतलब टोटल जो स्टूडेंट है, ठीक है, कुल जो छात्र हैं वो हमें दिया हुआ है। कुल छात्र दिया हुआ है हमारा, वो है दिया हुआ 60, ठीक। कुल छात्र दिया हुआ है छात्र। फिर दिया हुआ है कि कुल 60 है, उसमें फिर दिया हुआ कि एक समूह ये 25 जो है क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें क्रिकेट खेलता है, कितना क्रिकेट खेलता है, ठीक। कितना स्टूडेंट खेलता है, ये हो गया आपका 25। इसमें आप अपने हिसाब से कैसे भी लिख सकते हैं, क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या, वैसे जो क्रिकेट खेलते हैं, इसको हम मान लेते हैं ये सी है ना, ये सी है हमारा, ठीक। अब वैसे ही फुटबॉल, जो फुटबॉल खेलता है, ठीक, फुटबॉल जो कितना खेलता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्लेज फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल खेलता है, वो दिया हुआ है हमारा, फुटबॉल खेलता है वो दिया हुआ है कितना, फुटबॉल खेलता है वो दिया हुआ है 30 छात्र जो है फुटबॉल खेलता है। और हॉकी खेलता है, ठीक, हॉकी कितना खेलता है, हॉकी खेलता है वो दिया हुआ है हमें 24, ठीक। तो ये जो आप देखिए, ये जो दिया हुआ है कि क्रिकेट खेलती है, केवल क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट खेलता है। तो हो सकता है कि ये फुटबॉल भी खेलता हो सकता है कि तीनों खेलता हो। ये क्रिकेट खेलता है, इतना 25 है, फुटबॉल खेलता है ये 30 है और हॉकी खेलता है वो आपका 24 दिया होता है। फुटबॉल खेलने वालों की संख्या यहाँ एफ मान लेंगे, ठीक है।
इसको मतलब इसको F से डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे H से, हॉकी वाले को। ठीक है, आगे इसके लिख दिया। जब आप C लिखें तो क्रिकेट समझ जाइए, और H लिखें तो हॉकी समझना है, F लिखें तो क्या समझना है, फुटबॉल समझना है। ठीक, अब देखिए दिया हुआ है जो फुटबॉल भी है। अब 10 जो है क्रिकेट और फुटबॉल खेलता है, 10 मतलब ऐसे कह लीजिए आप, फिर नंबर जो है हो गया क्रिकेट एंड फुटबॉल यानी C एंड F, वो है आपका ये जो होगा दोनों जो खेलता हो वो हो गया 10। उसी तरह से N हो गया आपका, एक तो होगा C एंड हॉकी, और एक होगा आपका N मतलब हॉकी एंड फुटबॉल, है ना, हॉकी एंड फुटबॉल। बेसिकली ये हुआ क्या कि ये क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने वालों की संख्या, नंबर ऑफ क्रिकेट फुटबॉल, नंबर ऑफ क्रिकेट हॉकी, नंबर ऑफ हॉकी एंड फुटबॉल, तो वो लिख लेंगे। ये तो हो गया क्रिकेट फुटबॉल वाला, 10 हो गया। फिर क्रिकेट और फुटबॉल दोनों, जबकि 10 9 विद्यार्थी क्रिकेट और हॉकी ये खेलता है 9। ठीक, क्रिकेट और हॉकी की संख्या 9 है। और आपका क्रिकेट और विद्यार्थी क्रिकेट और हॉकी 12 विद्यार्थी हॉकी और फुटबॉल, 12 जो है वो खेलता है आपका हॉकी एंड फुटबॉल। ठीक, हमें फाइंड करना है कि केवल एक गेम कितना छात्र खेलता है। ठीक है, अब आते हैं हम वेन डायग्राम पे। ठीक, वेन डायग्राम में क्या करते हैं हम कि जो सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है उसको सबसे पहले लेते हैं। तो आप देखिए कि सबसे पहले तीनों में कॉमन कितना है, 5 है, ये तीनों खेलता है, ये 5 स्टूडेंट जो है वो तीनों खेलता है। अब देखिए इसमें सब में तीनों में स्पेस कौन सा कॉमन है, तो ये जो है हमारा, देखिए ये जो स्पेस है ये वाला, ठीक है, इसमें भी है, ब्लू वाले में भी, ब्लैक वाले में भी, रेड वाले में, तो ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, ये हो गया हमारा 5, मतलब जो तीनों में जो कॉमन है यानी जो तीनों गेम खेलता है वो हो गया हमारा 5। क्लियर है। अब देखिए ये 5 हो गया। अब लेते हैं 2-2 करके, जो 2 खेलता है उसको लेते हैं पहले। अब देखिए पहला दिया हुआ है हमारा कि 24, ये 10 जो है वो क्रिकेट और फुटबॉल खेलता है। तो क्रिकेट एंड फुटबॉल देखिए, तो क्रिकेट एंड फुटबॉल में जो 10 है ये देखिए, तो क्रिकेट ये राउंड है क्रिकेट का, ये राउंड है फुटबॉल का, मतलब टोटल इसमें ये क्रिकेट फुटबॉल दोनों में, अगर आप रेड वाले को अभी भूल जाएं तो क्रिकेट और फुटबॉल में ये एरिया जो है ना, ये वाला कॉमन है, ये वाला टोटल है ना, ये वाला कॉमन है, मतलब उसकी संख्या है आपकी 9। 10 विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल, अच्छा 10 विद्यार्थी क्रिकेट, 10 की संख्या, तो 10 ये टोटल 10 होगा, ये वाला टोटल, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो कॉमन है इसमें ये वाला ये 10 है, तो 5 तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, 5 तो इसमें ले चुके हैं, तो ये 5 ही बचेगा, 10 - 5, ये 5 ही बचेगा। ये समझ में आया। ये पहले, इसलिए हम पहले सबसे तीनों में कॉमन है पहले उसको लेते हैं, ये हमारा 5 हो गया। अब क्रिकेट एंड फुटबॉल जो एक साथ खेलता है, जो दोनों गेम खेलता है, उसकी संख्या है 10। ठीक, क्रिकेट और फुटबॉल, तो क्रिकेट एंड फुटबॉल में आप देखिए ये जो क्रिकेट का है और ब्लैक वाला फुटबॉल का है, इसमें दोनों में कॉमन कितना है, ये पूरा कॉमन है, ये तो ये पूरा 10 होगा, ये पूरा मिला के 10 होगा, जबकि 5 तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं जो तीनों में कॉमन है, तो ये जो एरिया होगा वो 5 ही होगा, तब ये दोनों मिला के ये क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों की संख्या ये 10 हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों खेलने वालों की संख्या 10 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए फिर है हमारा 9 विद्यार्थी क्रिकेट और हॉकी खेलता है, तो क्रिकेट एंड हॉकी उसी तरह से। अब ब्लू एंड रेड पे आइए, अब ब्लैक भूल जाइए आप, तो ब्लू वाला और रेड वाला में कॉमन क्या है, ये वाला पूरा कॉमन है, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला जो है पूरा कॉमन है, तो 9 टोटल है, तो 5 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो अब ये 4 ही होगा ना, ये 4 हो गया। ठीक, अब 12 जो है विद्यार्थी हॉकी और फुटबॉल दोनों, हॉकी और फुटबॉल ये 12 है टोटल। अब यह ब्लू वाले को भूल जाइए। इस बार देखिए कॉमन जो होगा रेड और ब्लैक में, ये देखिए ये एरिया कॉमन हो गया 12, ये 12 होगा, क्योंकि 5 हम यहाँ ले चुके हैं पहले, तो ये हमारा जो होगा वो 7 हो जाएगा। क्लियर है, ये हमें तीनों वाले की संख्या निकल गया और डबल वाले की संख्या निकल गया। ठीक, अब है कि सिंगल वाला, अब देखिए 25 जो है क्रिकेट खेलता है। अब देखिए ये क्रिकेट वाला है ब्लू वाला, ये क्रिकेट वाला है, ब्लू वाला क्रिकेट वाला है। ठीक, अब देखिए ये टोटल 25 है, ये टोटल 25 है ना, ब्लू का पूरा सर्किल 25 है, तो ब्लू में ही तो ये 5 है, ये 5 है, ये 4 है ना, ये ब्लू में ही ये 5 है, ये 5 है, 4 है, तो 5 5 10 प्लस 4 14, तो 14 जो है 25 में 14 घटा देंगे तो ये जो होगा ये 11 होगा हमारा, मतलब ये टोटल 25 है, ये टोटल 25 है ना, तो 25 में तो ये भी इंक्लूड है 5 5 4,
तो जो इसके अलावा जो ये बचेगा, ये वाला एरिया, वो सिर्फ 11 बचेगा। ठीक है, वो सिर्फ 25 में से इसको मतलब 25, ये जो टोटल हो जाएगा मतलब 25 माइनस होगा वो 5 + 5 + 4, इसको कर देंगे ऐसे, तो ये हो गया हमारा 25 माइनस 14, तो ये हमारा हो जाएगा 11। ठीक, ऐसे इसको करना नहीं है क्योंकि आपको वेन डायग्राम से बताना है, वेन डायग्राम से बताना है, इसलिए आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं पे करना है उसको। ये तो मैंने बता दिया आपको दिखाने के लिए, इसको करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक, अब देखिए ये क्रिकेट वाला हो गया। ठीक है, अब ये देखिए, अब आते हैं हम, ये है हॉकी वाला। हॉकी में बस आराम से समझना है, टिपिकल है, बहुत सरल है, लेकिन पूरा 8 मार्क्स मिलेगा आपको, कुछ नहीं है इसमें। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत आसान है। अब देखिए हॉकी की संख्या कितनी है, हॉकी क्रिकेट है 30 विद्यार्थी, फुटबॉल है। ठीक है, फुटबॉल देखिए, फिर फुटबॉल में क्या है कि टोटल फुटबॉल कितना है, टोटल फुटबॉल 30 है, ये टोटल फुटबॉल जो है हमारा 30 है, ये टोटल 30 है। तो 30 में ब्लैक को देखिए, ब्लैक वाला सर्किल देखिए, 30 में तो 5 भी, ये 5, ये 5, ये 7 भी तो इंक्लूड है ना, इंक्लूड है ऑलरेडी। तो 30 में से इसको माइनस कर देंगे तो 5 5 10 7 17 17 हो गया। तो रेस्ट जो है ये बचेगा हमारा 13। ठीक है, ये 13 हो जाएगा। क्लियर, ये 13 हो जाएगा क्योंकि 5 5 10 + 7 17 हो गया। तो 30 में से इसको माइनस कर देंगे तो वो होगा इसमें आएगा वो फुटबॉल वाला। ठीक, अब हॉकी देखिए, हॉकी दिया हुआ है कि 24 खेलता है हॉकी, तो हॉकी 24 है। अब रेड वाले को, बाकी को भूल जाइए, और रेड वाला जो सर्किल है उसको आप ध्यान दीजिए। तो रेड वाले में आप देखिएगा टोटल तो 24 है, लेकिन रेड वाला आप देखिए कि इसमें क्या है, रेड वाले में तो 4 भी है, 5 भी है और 7 भी है रेड वाले में। तो 5 + 4 9 और 9 + 7 कितना 16। तो 16 जो है उसमें 24 में से माइनस हो जाएगा, तो ये होगा हमारा 8। ठीक है, 16 में से 20, ये 16 माइनस हो जाएगा 24 में से, क्योंकि 24 है, कुल हॉकी 24 है। अब ये जो है रेड वाले में ही 4 भी है, 5 भी है, 7 भी है, तो उसको हम माइनस कर देंगे टोटल 24 में से, इसको ऐड करके ये 16 है, तो ये 24 में से 16 माइनस, ये हो गया 8। ठीक है, अब देखिए कुछ यहाँ पे और लिखना है, नंबर ऑफ, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन था, एक तो ये हॉकी है, एक तो तीनों वाला है। अब देखते हैं H इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन C, मतलब तीनों खेलने वालों की संख्या 5। ये एक्चुअली जो गिवन है उसको ऐसे हमको लिखना पड़ेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलने वालों की संख्या 10, क्रिकेट एंड हॉकी खेलने वालों की संख्या 9, हॉकी एंड फुटबॉल खेलने वालों की संख्या 12, और तीनों खेल खेलने वालों की संख्या 5। ये सूचना है जो हमें गिवन है, ये सब है ना, उसको लिखना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए आप, अब ये जो है ना, यही जो है ये 11 जो है आपका, ये होगा केवल क्रिकेट। ये जो होगा, ये वाला सेक्शन, ये होगा केवल क्रिकेट, ये होगा केवल, ये जो होगा ये वाला वो होगा केवल फुटबॉल, और ये जो है वो हो गया केवल हॉकी। ठीक है, तो यहाँ पे वेन डायग्राम से क्या प्राप्त हुआ हमें, वेन डायग्राम से प्राप्त हुआ हमें कि केवल क्रिकेट खेलता है कितना, ये हमें वेन डायग्राम सिंपल लिख लेंगे, केवल क्रिकेट खेलता है कितना स्टूडेंट, तो वो हो गया हमारा 11। केवल क्रिकेट खेलता है, केवल क्रिकेट खेलता है, वो हो गया हमारा 11 बराबर 11। ठीक, उसी तरह केवल फुटबॉल खेलता है, कुछ कितना आसान है, बस एक बार अगर समझ गए आप वेन डायग्राम को तो बहुत आसान है। केवल फुटबॉल खेलता है इक्वल टू कितना होगा 13। ठीक, और ये हो गया केवल हॉकी खेलता है, केवल हॉकी खेलता है, ये कितना होगा 8। ठीक, ये हो गया हमारा, ये केवल क्रिकेट, केवल हॉकी, केवल फुटबॉल। अब हमें पूछ रहा है कि कितना विद्यार्थी केवल एक गेम खेलता है, तो केवल एक गेम खेलता, केवल एक खेल खेलता है, कितना हो जाएगा, तीनों को ऐड कर देंगे, केवल एक गेम खेलता है बराबर हो जाएगा हमारा 11 + 13 + 8। ठीक, ये हो गया हमारा 11 10 21 3 24 और 24 8 32, है ना। तो केवल एक गेम खेलने वालों की संख्या जो होगी वो होगा अब हमारा
32, ये हमारा आंसर हो गया। और ऐसे कितना, बस ये हमारा आंसर हो गया और इसी से आप हम आ जाएगा आपको मार्क्स 8। तो बस यही है, वेन डायग्राम की सहायता से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो इसको यहाँ पे नहीं करना, लेकिन आप जान लीजिए कि क्या होता है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, फिर होता है प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला होता है, इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इसमें कहा गया है वेन डायग्राम के तरीका से ही सॉल्व करना है तो हमको वही मेथड यूज करना पड़ेगा। इसमें एक समझ लीजिए, ये यूनियन जो है मतलब तीनों सभी में, ये सभी वाला है, मतलब ये कुल हो गया, ये बेसिकली कुल हो गया। यूनियन मतलब ऑल, मतलब कॉम्बिनेशन। ये तो हो गया नंबर ऑफ ए, मतलब यहाँ पे क्रिकेट हॉकी फुटबॉल है। अगर मान ली ए बी सी, हम ये कॉमन फार्मूला हो गया, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ सी। ये हो गया ना दो का कॉमन, मतलब कोई दो गेम खेलने वाला। ये इंटरसेक्शन है, मतलब कॉमन, ए और बी जो खेलता है वो कॉमन हो गया। ये बी एंड सी का कॉमन हो गया, ये सी एंड ए का कॉमन हो गया, और ये फिर तीनों का कॉमन हो गया। तो यूनियन मतलब एडिशन, सभी, सम्मेलन, सम्मिलित। और इंटरसेक्शन जो साइन है, ये साइन होता है यूनियन का, और ये साइन जो है ये होता है यूनियन, उसका रिवर्स होता है, ये होता है इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो इस फॉर्मूला से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको करना है वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम से हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। आसान था। इसमें 3 वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे कॉमन वाला, तीनों में जो कॉमन उसको पहले लेंगे, उसके बाद जो दोनों कॉमन में है दो को, उसको तीनों को उसमें से घटाते जाएंगे, लेते जाएंगे, और सिंपली हमें प्राप्त आंसर प्राप्त हो जाएगा बहुत आसानी से। समझ में आ गया होगा अच्छे से, आई थिंक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फिर, एक व्यक्ति अपने धन का, ठीक है, एक व्यक्ति अपने धन का 12.5% खो देता है, मतलब उसका कहीं गिर गया मान लीजिए, ठीक है। शेष का 60% वो खर्च करता है, शेष का 60% वो खर्च करता है, ठीक। तो कुल धन का जितना भाग अब उसके पास बचा है, कुल धन का जितना भाग उसके पास अब बचा है, यदि वह उस धन को 8% साधारण ब्याज की दर से, जो अब बच गया, पहले तो 12.5% खो दिया, ठीक, फिर उसके बाद जो शेष बचा, शेष, ठीक है, उसका 60% खर्च करता है, ठीक। और 60% खर्च करने के बाद जो उसके पास बचा, अब जो रेस्ट उसके पास है, उसको वो क्या करता है, ब्याज पे दे देता है। ब्याज पे 8% साधारण ब्याज की दर से बैंक में, सॉरी किसी को देता नहीं है, बैंक में 2 वर्ष के लिए जमा कर देता है, ठीक। तो 2 वर्ष के बाद उसको बैंक से क्या होता है कि 2030 रुपया, यानी 2030 रुपया उसको प्राप्त होता है। मतलब जितना दिया अमाउंट वो प्लस इंटरेस्ट के साथ उसको, यानी उसका जो अमाउंट है, मिश्रधन है, एक तो रेस्ट बचा उसने बैंक में रख दिया, उसके बाद बैंक ने 2 वर्ष के बाद क्या किया, इस इंटरेस्ट पे उसको कुछ इंटरेस्ट आएगा, तो जो जमा किया जितना वो प्लस इंटरेस्ट जोड़ के उसको इतना वापस कर दिया, बैंक से उसको मिल गया। तो ये पूछ रहा है कि प्रारंभ में उस व्यक्ति के पास कितना धन था, शुरुआत में उसके पास कितना धन था। तो बस लेंदी है लेकिन है सरल, ठीक है। तो मान लेंगे हम, माना कि व्यक्ति के पास धन, लेट करते हैं हम, या तो व्यक्ति के पास जो धन था शुरुआत में, है ना, व्यक्ति के पास धन, उसको सपोज कर लेंगे हम बराबर x रुपीज़, x रुपया हो गया, या रुपीज x जो भी है, ठीक। शुरुआत में उसके पास x रुपीज़ था, यही आंसर आ जाएगा। x का जो वैल्यू आएगा लास्ट में वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे करते जाना है। अब देखिए धन का 12.5% खो दिया, ठीक। तो अब यहाँ पे सीधा निकाल लेंगे हम, 12.5% खोने के बाद, ठीक, खोने के बाद उसके पास कितना धन बचेगा, शेष धन, ठीक, कितना। आप देखिए इसको
तरीका ये है कि ये 12.5% खो दिया, मतलब क्या हुआ कि 100 अगर था, परसेंट मीन्स 100, यानी x जो है वो 100 के इक्वल्स है, ठीक है, x जो है 100 के इक्वल्स है, टोटल अमाउंट x है उसके पास वो 100% के इक्वल है। तो उसमें जो 12.5% खो दिया, तो रेस्ट उसके पास कितना बचेगा, 100 माइनस 12.5 x बचेगा अब, है ना। टोटल 100%, ये अमाउंट ये रुपया में बचेगा, ये जो बचेगा ये प्रतिशत जो है उतना बचे, ये अब प्रतिशत में इतना बचेगा लेकिन रुपया में इतना बच गया, तो ये हो जाएगा हमारा 100 में से कितना हो जाएगा 87.5x, है ना, ये बचा, ठीक, ये उसके पास बच गया, ठीक। अब देखिए, अब तथा शेष का 60%, अब ये इतना उसका, अब ये अमाउंट बच गया उसके पास, ठीक, ये अमाउंट उसके पास बच गया। अब क्या है कि शेष का 60% वो व्यय कर देता है, इसका 60%, ठीक। तो अब 60% जब खर्च कर देगा तो अब कितना बचेगा इसका, इतना, ये इतना के बाद इसका इतना बचा, तो अब 60% खर्च कर देगा, फिर खर्च कर दिया 60%, तो अब कितना बचेगा 40%, तो फिर 60% खर्च, ये 85% ऑफ x होगा, है ना, ये 85% ऑफ x होगा। तो खर्च करने के बाद जो शेष बचा, ठीक, शेष कितना बचेगा, ये तो हो गया हमारा, देखिए ये हो गया मतलब आपका 87.5x अपॉन 100, ये इतना बचा था, है ना, ये परसेंट में आएगा, 100% था टोटल, 12.5% खर्च कर खो दिया कहीं, इतना बच गया, तो ये बचा परसेंट में, तो ये बचा परसेंट में, तो ये टोटल उसके पास रुपया है अब, ठीक है, ये रुपया हो गया उसका पास, ठीक, टोटल हो गया। अब देखिए, अब खर्च 40% खर्च करने के बाद इसका 40% अब खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना, अब शेष कितना बचा, शेष बचेगा इसके पास 40% ऑफ इतना का, मतलब 87.5 बट्टा 100x, इतना बचेगा उसके पास अब, ठीक है, इतना बच जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये 40/100, फिर ये गुना हो जाएगा आपका 87.5/100x, ठीक। समझ में आ रहा है ना ये चीज़ें। आप और लेंदी करते तो पहले क्या करते, इसका 60% फाइंड करते, फिर इसमें से उसको माइनस करते, तो आता फाइनली यही ही, तो हम वहीं पे 60%, इसका क्या है, इस अमाउंट का 60% खर्च कर लिया, तो शेष कितना बचेगा, इस अमाउंट का 40% बचेगा, है ना, तो 40% अब ये बच गया, इसको अब हम फाइंड कर लेंगे, कैंसिल करते हैं जो भी होगा। अब देखिए यहाँ पे तो पहले आप 10 कर लीजिए, ठीक है, 10 कर लीजिए, आसान होगा इसको कैंसिल करने में। अब देखिए ये 0 0 यहाँ पर हो गया, 4 2 जा 2 2 जा 4 2 5 जा, क्लियर है। फिर देखिए 5 ये कैंसिल होगा, 5 1 जा 5 3 37 5 7 जा 35 5 7 जा 35 2 5 5 जा, है ना, ये हो गया आपका 175 बचा। फिर यहाँ से देखिए 25 9 जा और 25 4 जा, है ना, 25 7 जा, सॉरी 25 7 जा जो होगा वो होता है 175, 25 7 जा होता है 175 और 25 4 जा होता है 100। अब एक और कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 2 2 जा 4। अब टोटल बचा कितना उसके पास, अब बचा 7x अपॉन 20, ये रुपीज बचा टोटल, ये रुपया अब बचा, ये रुपीज में बचा हुआ, ठीक। अब सबको करने के बाद ये बच गया उसके पास, अब इसी पैसा को वो क्या करता है, दे देता है बैंक में, जमा कर देता है। तो उस केस में अब क्या हो गया, ये हमारा मूलधन हो गया, तो अब जो है मूलधन होगी, इसी पैसा को जो जमा कर देता है अब ये मूलधन हो गया। तो आपको पता है कि एसआई यानी ब्याज जो है, अब ये मूलधन हो गया हमारा, ये मूलधन हो गया ये, ठीक, मूलधन को पी बोलते हैं हम, मूलधन हो गया अब हमारा ये हमारा, ठीक है, 7x अपॉन 20 ये हो गया, ठीक, मूलधन। अब रेट दिया हुआ है हमारा, रेट यानी आर दिया हुआ है 8%, टाइम समय यानी समय दिया हुआ है हमारा कितना 2 वर्ष, ठीक है, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, यहाँ पे हिंदी में लिखते हैं इसको, ये दर होता है, ठीक, इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, इसको रेट बोलते हैं, इसको टाइम हो गया, ठीक, ये हो गया टाइम, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा।
अब देखिए तो ऐसा है, यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है अब क्या होता है, क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक, ये होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। तो P कितना है यहाँ पे, P है हमारा 7x अपॉन नीचे में 20 हो जाएगा। ठीक, फिर R है 8 और T है 2 और नीचे एक आ जाएगा 100। ठीक, ये हमारा SI हो गया। ठीक, जब SI हो गया ये, अब देखिए ये हो गया हमारा 4 2 जा 4 5 जा। ठीक, 4 2 जा 4 5 जा हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है जी, हाँ, 2 2 4 और 25। क्लियर, ये 2 है, ये 4 2 जा 8 हो गया, 4 5 जा 20, अब 2 इंटू 2 4 हो गया और 4 इंटू 25 ये 100 हो गया। तो ये हो गया कितना, अब कैंसिल नहीं होगा, तो ये हो गया हमारा 7x अपॉन क्या हो गया 25 इंटू 5 125, ये रुपीज, ये इंटरेस्ट हो गया। ठीक, अब देखिए, अब इसका मतलब ये मूलधन है, ये इंटरेस्ट है, तो अमाउंट क्या होगा, यानी मिश्र धन बोलते हैं अमाउंट को, तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 7x प्लस 20 अपॉन 20, ये मूलधन, और प्लस 7x अपॉन 125, ये क्या होगा हमारा इंटरेस्ट है। दोनों को, ये मूलधन जितना बैंक में जमा किया और बैंक में इसमें इतना इंटरेस्ट मिला, दोनों को मिला देंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा। ठीक, यही अमाउंट ही तो ये दिया हुआ है ना 2030, तो यही हो जाएगा हमारा अमाउंट 2030। अब इसको ले लेंगे LCM। सेवन एक्स, ठीक, इसका LCM हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 500, 250 नहीं होगा, तो 500 इसका LCM हो जाएगा। ठीक, इसका LCM हो जाएगा 500, फाइंड कर लेंगे LCM, इसका LCM हो जाएगा 500, और ये हो जाएगा हमारा 200, ये 25 50, ये 25 हो जाएगा, 25 इंटू 7 करेंगे ये 175। ठीक, 175x हो जाएगा, अब प्लस ये तो 4 जा हो जाएगा, 7 4 जा 28 हो जाएगा, 28x। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये हो गया हमारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो गया 75 175 और 28, तो ये मिला के हो जाएगा आपका 203x। ठीक, 203x हो जाएगा 25, हाँ 203x हो गया, ये फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 500 इंटू क्या होगा, ये हो जाएगा 2030। अब यहीं पे हमारा x इक्वल टू हो जाएगा 500 इंटू 2030 डिवाइड बाय 203, है ना, ये 10 से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये जो होगा 500 इंटू 10, यानी x जो हो गया हमारा वो हो गया 5000 रुपया जो हो गया आपका, हो गया इनिशियल अमाउंट। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। बस था सरल, फॉर्मूला वही है, अमाउंट होता है मूलधन प्लस ब्याज। साधारण ब्याज आपको का फॉर्मूला पता है, हम लोग क्लास 8 क्लास 7 में ही पढ़े हैं इसको। बस वही है कि यहाँ पे आप इसको आसान करना था। अगर आप लेंदी करना चाहते तो क्या करते हम बताइए, पहले 12.5% इसका निकालते एक्स का, फिर क्या करते उसमें से उसको माइनस करते रेस्ट के लिए, तो और लेंदी होता जाता है। इसीलिए हमने परसेंटेज के आधार पे यहीं पे उसको सॉल्व कर लिया। 12.5% खोने के बाद शेष धन, तो 100 में से अगर 12.5 घट गया तो 87.5% बच जाएगा। 87.5% एक्स, ये हो गया, ये अमाउंट में इतना हो जाएगा। फिर इसका 60% खर्च कर देता है। इस अमाउंट का जो बचा अब उसका 60% वो खर्च करता है। तो जब खर्च कर देगा 60%, बचेगा कितना 40%। तो 60% खर्च करने के बाद शेष तो क्या होगा 40% ऑफ इस वाले का, है ना, ये निकल गया इतना। यही वो डाल देता है बैंक में, तो उस केस में क्या हो गया, ये मूलधन हो जाएगा। फिर बैंक उसको 2 वर्ष के बाद 8 वर्ष के रेट पे उसको 2030 रुपया वापस करती है। तो यहाँ से पहले हम साधारण ब्याज निकाल लिए, फिर मूलधन पता है, मूलधन प्लस ब्याज कर देंगे तो हमारा मिश्रधन निकल जाएगा। और वही मिश्रधन जो इक्वल टू हो जाएगा 2030 रुपया के, फाइनली हमारा एक्स निकल जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था लेकिन मुश्किल नहीं था, है ना, मुश्किल नहीं था बहुत आसान। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लेंदी तो डिजर्व करता है ना, ये होना, है ना। अगला भी क्वेश्चन है वो 8 नंबर का है और सेक्शन
चौथा जो सेक्शन में है, सेक्शन डी में मैथ्स का एक क्वेश्चन 16 नंबर का है, वो 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, वो तो थोड़ा सा और लेंथी होना डिजर्व करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई अगर 5 मीटर कम कर दी जाए और उसकी चौड़ाई अगर 3 मीटर बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल 9 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। पहला केस है ये। फिर है कि और अगर फिर दोबारा में क्या होता है, अगर उसकी लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई भी 2 मीटर बढ़ा दी जाए, उस केस में उसका जो क्षेत्रफल होता है वो 67 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इनिशियली आयत का लंबाई और चौड़ाई क्या था, ये हमें पता करना है। तो माना, वही लेट कर लेंगे हमेशा, माना कि आयत की पहले चौड़ाई लंबाई आयत की, ठीक है, आयत की दोनों मानना है हमको, लंबाई मान लिया, लंबाई कितना है मान लिया हमें x, मीटर में सब कुछ, तो यहाँ भी मीटर मान लेंगे, x मीटर, ठीक। और चौड़ाई, चौड़ाई हो गया, चौड़ाई हो जाएगा हमारा कितना, y मीटर। यही हमें फाइंड करना है फाइनली फाइंड करना है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो जनरली जो फाइंड करना होता है उसको हम सपोज कर लेते हैं। तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x मीटर, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज y मीटर। जब ये होगा इनिशियली, तो उस केस में एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, x y मीटर स्क्वायर। लंबाई गुने चौड़ाई जो होता है, आपको पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई, और मीटर इंटू मीटर तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो x यहाँ पे लंबाई लिया हमने और y हमने यहाँ पे क्या लिया है, चौड़ाई लिया है, तो एरिया हो जाएगा एक्स वाई मीटर स्क्वायर, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने सपोज कर लिया, उस हिसाब से एरिया पता कर लिया। अब दिया हुआ कि अगर, ठीक, तो केस 1, केस फर्स्ट में क्या है, ठीक है, केस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार कर सकते हैं इसको, पहला प्रश्नानुसार हो गया ये, क्योंकि 2 केस है इसमें, ठीक है। तो केस 1 में क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसकी अगर आयत की लंबाई 5 मीटर कम कर दी जाए, तो आयत की लंबाई x है तो 5 मीटर कम कर दिया हमने, तो ये न्यू लंबाई हो गया आयत का, ठीक। अब अगर चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दिया जाए, तो चौड़ाई जो है y है, इसको 3 मीटर बढ़ा दिया हमने, ठीक। तो अब नया जो एरिया हो जाएगा वो क्या होगा, दिस वन इंटू दिस वन। अब ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, तो एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई। उस केस में दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल 9 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है, इक्वल टू पहले जो क्षेत्रफल था एक्स वाई, अब उससे ये 9 कम हो जाएगा। क्लियर। अब जो 5 मीटर हमने लंबाई घटा दिया, 3 मीटर हमने चौड़ाई बढ़ा दिया, उस केस में जब एरिया है वो क्या हो गया, 9 मीटर स्क्वायर कम हो गया। तो किससे कम हो गया, तो जो इनिशियली था, तो इनिशियली से 9 मीटर कम हो गया, मतलब एक्स वाई माइनस 9 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये होगा एक्स वाई, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको ब्रैकेट पहले y से कर लेंगे, तो एक्स वाई हो जाएगा, ये माइनस हो गया 5y, ठीक, फिर प्लस ये x से अब 3 को करेंगे तो प्लस होगा, क्योंकि प्लस है, ये 3x हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 15, ये -5 और +3 -15। तो यहाँ पे तो सेम है एक्स वाई -9। क्लियर है, बस आराम से समझना है, सरल, थोड़ा सा लेंदी है और कुछ नहीं। अब देखिए एक्स वाई पॉजिटिव है, एक्स वाई पॉजिटिव है, बीच में इक्वल है, तो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर इस तरफ आएगा इक्वल के तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, ये हो गया हमारा 3x -5y, अब -15, ये +9 हो गया, ये इधर आ गया तो अब 9 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको और सिंपल बना लेंगे, 3x -5y, ये हो जाएगा कितना, -15 और प्लस कितना है, 9 है, तो ये हो जाएगा हमारा -6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इसको हम, ठीक। एक केस का इक्वेशन आ गया हमारा, पहला इक्वेशन ये आ गया, ठीक है। अब इसे पता है कि 2 इक्वेशन आएगा, एक्स और वाई का सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा। फिर केस 2 हो गया, केस 1 था, अब केस 2, ठीक है, क्योंकि फिर दोबारा भी है इसमें, केस 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। मतलब फिर लिखेंगे आप कि प्रश्न, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार 1, प्रश्नानुसार सेकेंड करके आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, सीधा कंडीशन डाल देंगे, ठीक। अब देखिए अब क्या दिया हुआ है कि अगर उसकी लंबाई 3 मीटर बढ़ा दिया जाता है, अब नया वाले में क्या करता है, x + 3 लंबाई भी 3 मीटर बढ़ गया, और चौड़ाई क्या करता है, फिर चौड़ाई भी 2 मीटर बढ़ गया,
तो y+2, ओके, y+2। तो अब क्या होता है, अब क्या हो जाता है उस केस में एरिया 67 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो किस से बढ़ेगा, तो इसी से बढ़ेगा, पहले वाले से। तो इस केस में अब नया एरिया क्या हो जाएगा, दिस वन इंटू दिस वन। तो क्या होता है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि वो अब हो जाता है XY + 67। क्लियर है। पहले वाले केस में था कि जब 5 मीटर लंबाई घटा दिया जाता है, 3 मीटर चौड़ाई बढ़ा दिया जाता है, उस केस में एरिया जो होता है वो 9 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। तो इसका भी तो वही होगा फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये भी एरिया ही है। तो उस केस में एरिया 9 मीटर घट गया पहले वाले से। अब यहाँ पे जब लंबाई 3 मीटर बढ़ा दिया और चौड़ाई भी 2 मीटर बढ़ा दिया, तो ये एरिया हो गया नया केस में। अब जो है वो क्या हो जाता है, वो पहले वाले एरिया से 67 मीटर बढ़ जाता है। तो पहले वाला एरिया XY था, तो नया एरिया 67 इसमें ऐड कर देंगे, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा कि दोनों सेम करिए। इस नया एरिया कह रहा है, ये भी नया एरिया पहले वाले से इतना अधिक है, ये भी कह रहा है, दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो उसी तरह से फिर इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। फिर ये हो जाएगा XY ये +3x, ये देखिए +3y, ये हो जाएगा 3y, फिर हो जाएगा 2x, और ये हो गया हमारा 6 = XY + 67। क्लियर है। फिर यहाँ पे ये दोनों कट गया, XY यहाँ पे कट जाएगा। फिर यहाँ पे उसी तरह से इक्वेशन बन जाएगा, ये 2x + 3y, 2x + 3y, ये +6 है, ये -67 है, ठीक, = हो गया, ये 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो ये 2x + 3y, अब ये क्या हो जाएगा, 6 में से ये नेगेटिव हो जाएगा पहले, है ना, ये 61 हो जाएगा, = 0 हो गया। क्लियर है। ये +6 है और इसमें से 67 है, ये माइनस, तो करेंगे ये 3 दूना 6, हाँ, तो ये 61 हो गया। 61 में से 6 जब ऐड करेंगे तो 67 ये हो जाएगा, माइनस हो गया ये। क्लियर। अब ये देखिए दूसरा इक्वेशन बन गया हमारा, ये बन गया दूसरा इक्वेशन, ये बन गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके XY का वैल्यू आ जाएगा। तो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, आपको पता है कि हमें किसी एक टर्म को, या तो x वाले को, ये पहला वाला ये इक्वेशन है, दूसरा वाला ये है, यहाँ 3x - 5y है, 6 है, यहाँ पे 2x + 3y - 61 = 0 है। अब क्या करेंगे, या तो x को या y को, किसी एक को हमको इक्वल करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पाते हैं कि यदि कि -5 है, वहाँ +3 है, तो इक्वल करके इसी वाले को करें, क्योंकि फिर हमको माइनस नहीं करना पड़ेगा, ऐड करके काम चल जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है। तो अब यहाँ पे करना पड़ेगा कि इक्वेशन फर्स्ट को कितने गुना करेंगे हम, 3 से, फर्स्ट को 3 से तथा सेकेंड को 5 से, सेकेंड को 5 से गुना करना पड़ेगा हमें। क्यों करना पड़ेगा, बचपन में अब सीखे होंगे जो लीनियर इक्वेशन होता है, ट्रू वेरिएबल इक्वेशन होता है, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। किसी एक को, x वाले को या y वाले को इक्वल करते हैं। उसके लिए जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, इसको कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई तो ये 15 हो जाएगा, इसको कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई तो ये भी 15 हो जाएगा, ये -15 हो जाएगा, ये +15 हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। तो अब इक्वेशन 3 को करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को 3 से, मतलब सभी को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ एक को नहीं, सभी को करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 9x, ये हो जाएगा -15y, ठीक, और ये हो जाएगा -18 = 0। 3 से किया, दूसरा वाला को किया हमने, फिर इसको 5 से, ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा +15y, और ये -5 से करना है, तो 5 ये हो गया, 1 5 × 5 और 60 × 5 330, 305 हो गया, ये = 0 हो गया। ठीक। अब दोनों को ऐड कर देंगे, इसको ऐड करना पड़ेगा, इसको ऐड करते हैं, मतलब अगर ये थर्ड हो गया, मान लीजिए अगर ये थर्ड हो गया, ये अगर फोर्थ हो गया, तो यहाँ पे अब थर्ड + 4, यानी इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 को जोड़ने पर क्या होगा कि ये दोनों कट जाएगा। तो ये कट गया, तो x बचेगा, तो 10 × 10 + 9, ये कितना हो जाएगा, 19x बच गया, ये बच गया हमारा, ये हो गया 19x, और ये दोनों माइनस ही है, तो ये हो गया हमारा 18 5 -3 300, ये हो गया 8 5 13, 3 हो गया, फिर आपका 1 2 हो गया, 3 ये हो गया, = 0। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा,
19x इक्वल टू हो जाएगा, इसको यहाँ पे कर लेते हैं 19x इक्वल टू हो गया यहाँ पे 323, ठीक। 19x इक्वल टू हो गया 323, तो x इक्वल टू हो गया यहाँ पे 323 डिवाइड बाय 19, 19 1 जा, देखिए ये कटेगा, 19 1 जा 19 हो गया, ये बचा 13, हाँ 133, 19 7 जा, ये 17 हो गया। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया, 17 आ गया। अब किसी भी एक इक्वेशन में, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किस में भी आप डालेंगे x का वैल्यू, तो हम y बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे आसान होगा कि कैलकुलेशन कम करना पर, इसके लिए आप फर्स्ट वाला में, ये पहला वाला इक्वेशन है, इसी में हम x का वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे 3x है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा, आप लिखना पड़ेगा कि इक्वेशन, मतलब इक्वेशन एक में x का मान रखने पर, एक में x का मान रखने पर, ये लिखना पड़ेगा, है ना, मान रखने पर पहले, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है तो हर कुछ स्टेप बाय स्टेप अच्छे से करना पड़ेगा आपको। तो इक्वेशन 1 में x का मान रखने पर फिर क्या होगा, 3 इंटू x कितना है 17, ठीक, माइनस 5y का वैल्यू पता करना है हमें, माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं, समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे हो गया, अब क्या करेंगे, माइनस 5y है, इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 51, 17 51, माइनस 6 बराबर 5y। तो यहाँ से y इक्वल टू आ गया हमारा 51 माइनस 6 कितना होगा 45, और 45 अपॉन 5 कितना होगा ये 9, ये हो गया 9। तो मतलब x इक्वल टू आ गया 17, y इक्वल टू आ गया 9। इसका मतलब क्या हो गया, लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई मतलब हो गया आपका 17 मीटर, एंड चौड़ाई हो गया आपका, चौड़ाई हो गया कितना 9 मीटर। ये हमारा हो गया आंसर। तो बस कुछ करना नहीं है, लेंथी सिर्फ है, प्रोसेस कोई मुश्किल नहीं है, जैसे जैसे कह रहा है क्वेश्चन में वैसे वैसे करते जाइए, आराम से आपका x एंड y का वैल्यू निकल जाएगा। और जो हमें फाइंड करना होता है, इस वाले में हमने जो हमें फाइंड करना होता है उसको x माना था, यहाँ भी हमने जो फाइंड करना होता है उसको x माना था, तो फाइनली इसमें x y माना था, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों हमें फाइंड करना है, तो x और y मान लिया था। और जैसे क्वेश्चन में कह रहा है आप करते जाइए, एकदम सुकून से, चैन से, अपने आप आंसर तक पहुंच जाएंगे बिना किसी परेशानी के। बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं और जल्दी मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट के साथ, क्योंकि उसमें अब एक क्वेश्चन इसका बच रहा है और 3 क्वेश्चन जो है वो जो सेक्शन 4 है, जो कि 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, उसका बच रहा है। तो शायद मुश्किल से 2 क्लास में और ये 2016 वाला क्वेश्चन फिनिश होगा, कि एक क्वेश्चन आज का, एक क्वेश्चन जो सेक्शन 4 का वो लेंगे, क्योंकि वो और लेंदी होगा, क्योंकि 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके अलावा 2 क्वेश्चन उसमें और बचेगा, तो एक क्लास में उस दोनों को कर लेंगे। तो फिर हमारा क्या होगा, ये 16 वाला जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम 2012 में जो मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था उसको करेंगे, अब उसको भी अच्छे से फिनिश करेंगे। तब जैसे कि अभी हम हम ये किए हैं कि क्वालिटी की, सॉरी, वो जो उसका जो चैप्टर है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो अच्छे से मैं एक बताया था, क्वेश्चन आया था उसका, जो रेशियो वाला क्वेश्चन आया था, या उसमें कैसे सॉल्व करते हैं, जो एरिया पे था ना क्वेश्चन, वो उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था हमने। एक क्वाड्रेटिक इस पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें सेंट्रोइड फाइंड किया था हमने उस पर। तो अब एक पूरा जब पूरा फिनिश हो जाएगा तो एक क्लास या 2 क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे कंसेप्ट को स्टार्ट से लेकर एंड तक अच्छे से आपको डील कर देंगे। तो ऐसे ही जब करते जाएंगे तो लगेगा कोई टॉपिक अच्छे से क्लियर करना है, बताना है, समझाना है। तो जब ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा तो उस टॉपिक को भी अच्छे से लेकर आएंगे और उसको एक एक करके फिनिश करेंगे। और इसके बाद जब ये कोऑर्डिनेट के बाद मुझे लगता है कि स्टैट से भी क्वेश्चन अच्छा खासा है, तो स्टैट का भी सारा कंसेप्ट, स्टैटिस्टिक्स का भी सारा कंसेप्ट आपको जब क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का भी 1 या 2 क्लास में सारा कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे। उसमें सिर्फ वहाँ नहीं करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे वहाँ तो करेंगे ही करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर। लेकिन अगर लगेगा कि नहीं इसको
एक अलग से स्टैट की का क्लास लेना ज़रूरी है, तो उसको भी फिर लेकर आएंगे। उसके बाद जब फिनिश हो जाएगा तो आप लोग जो जो क्लास कहेंगे लेने के लिए, जो जो टॉपिक आपको लगेगा आपको पूरा कंसेप्ट स्टार्ट से एंड तक समझने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। अब जो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे ये टॉपिक आपको मतलब हम अच्छे से करवाना है, मैं उस टॉपिक को भी अच्छे से करवाते जाऊंगा, ताकि आपको सभी, मेरा उद्देश्य यही है कि पेपर 7 में आप मैथ्स में 120 में 120 मार्क्स आप प्राप्त करें, और कर सकते हैं, ऐसा मेरा दावा है, जो बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप कंसेप्ट को समझ लेंगे तो बहुत आसानी से आप 120 में 120 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और ज्यों ही आप 120 मार्क इसमें प्राप्त कर लेंगे तो उस पेपर में आपका 160 प्लस स्कोर होना एकदम तय हो जाएगा। और जो 160 प्लस स्कोर उसमें हो जाएगा तो आप सिलेक्शन आपका भी श्योर हो जाएगा। अगर आप सिलेक्शन पहले से ही आपका हो रहा है तो 160 नंबर आपको रैंक इतना जंप करा देगा, इतना ऊपर रैंक पहुंचा देगा कि आपको हो सकता है कि आप SDM बन जाए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक